फिर एक बार बगावत के मूड में दिखाई दिए प्रवेश वर्मा। क्या दिल्ली में करने वाले हैं बड़ा खेल? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली के बारे में, क्योंकि जब से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। लेकिन उन तमाम सवालों को, उन तमाम अटकलों को विराम देते हुए 19 फरवरी की शाम को बीजेपी के आला कमान ने रेखा गुप्ता के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी। और उसके बाद में अब बगावत की खबरें भी सामने आ रही हैं। और बगावत कौन करने वाला है? बगावत करने वाले हैं प्रवेश वर्मा। बगावत कौन करने वाला है? बगावत करने वाले हैं मोहन सिंह बिष्ट। और ये सिर्फ दो ही नहीं, ऐसे कई और भी नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि लगातार इनको सीएम पद की बात करी जा रही थी। क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो भी एक पार्टी के सीनियर नेता हैं और उन्होंने जब भी जीत दर्ज की है, जब बीजेपी का सफाया दिल्ली से हो गया था, यानी सिर्फ 3 सीटें आई थी 2015 में, 2020 में 8 सीटें आई थी, तो उन 3 विधायकों में भी मोहन सिंह बिष्ट का नाम था और उन 8 विधायकों में भी मोहन सिंह बिष्ट का नाम था। लेकिन उसके बावजूद पहले तो उनका टिकट काटा जाता है और टिकट काटने के बाद में जब वो दूसरी सीट से जीत करके आते हैं जहां पर जीतने की उम्मीद भी नहीं थी, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री भी नहीं, और उप मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री पद में भी जगह नहीं मिलती है, मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिलती है। यह बड़ा झटका यहां पर मोहन सिंह बिष्ट को लगता हुआ दिखाई दिया। वहीं प्रवेश वर्मा की बात करें तो प्रवेश वर्मा जो सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। खबरें आती हैं कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अब जाकर पता चला कि डिप्टी सीएम पर भी उनके नाम पर मोहर नहीं लगी। ये सिर्फ एक अफवाह थी जो ये उनके समर्थकों ने फैलाई थी कि डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा को बनाया जाएगा। सिर्फ एक मंत्री पद में जो है उनको दिया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन अब उससे क्या प्रवेश वर्मा संतुष्ट हैं या फिर बड़ी बगावत कर सकते हैं? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष से हम जानेंगे कि मनीष दिल्ली की राजनीति को काफी बारीकी से जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या प्रवेश वर्मा जो हैं एक बार फिर से दिल्ली में के अंदर बड़ा खेल कर सकते हैं? जो 27 सालों का सूखा बीजेपी का दिल्ली के अंदर खत्म होने के लिए आया था, क्या वो सूखा अभी आगे और जारी रहेगा? क्योंकि सीएम पद भले ही जो है शपथ ग्रहण ले लिया है रेखा गुप्ता ने, लेकिन क्या 5 साल तक सरकार चल पाएगी या फिर बीच में ही यहां पर प्रवेश वर्मा झटका दे सकते हैं? और अगर प्रवेश वर्मा झटका देते हैं तो सवाल एक ये भी रहेगा मनीष कि क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ में जाकर के सरकार बना सकते हैं या फिर बगावत करने के बाद में विपक्ष में बैठ जाएंगे और यहां पर राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बन जाएगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर वफा देखा जाए तो लंबे समय से यहाँ हम देख रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा खींचतान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों पर बैठकें हुई, बड़े बड़े लीडर इस बैठकों में शामिल होते हुए नजर आए, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तो तमाम बड़े आला जो नेता हैं वो यहाँ पर इन बैठकों को संबोधित करते हुए नजर आए, इन बैठकों की अगुवाई करते हुए नजर आए। तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार तो बना लेती है, लेकिन सरकार बनाने के बाद सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उलझ जाती है, जिसमें काफी सारे नाम यहां पर निकलकर सामने आते हैं। अगर नामों की गिनती यहां पर की जाए तो लगभग 12 से 14 नाम यहां पर निकलकर सामने आते हैं, जिसमें से 2 सांसदों के नाम भी यहां पर दिखाई दे रहे थे, जो कि मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज थे। मनोज तिवारी को इस लिहाज से मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी कि वो पूर्वांचली चेहरा है और पूर्वांचल के चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब यह था कि बिहार चुनाव को साधना, और बिहार में भी इस साल क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो स्थिति साफ थी कि मनोज तिवारी को उस लिहाज से मुख्यमंत्री की रेस में शामिल किया जा रहा था। कपिल मिश्रा को, अभय वर्मा को, वो भी 2 पूर्वांचली चेहरे हैं, उनके भी नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे थे। तो कपिल मिश्रा और अभय वर्मा भी इस लिस्ट में शामिल थे। तो इन पूर्वांचली चेहरों के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति को साधने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन देखा गया कि किस तरह से एक महिला को सीएम चेहरा बनाकर, यहां पर रेखा गुप्ता को सीएम चेहरा बनाकर, जो कि शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं जीत हासिल करके विधायक बनी है और उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल नहीं रहा है। तो शायद यही लिहाज रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर यहां पर अपने छोटे कार्यकर्ताओं को, छोटे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाती हुई नजर आई। इसका उदाहरण हमने राजस्थान में देखा, भजन लाल शर्मा, इसका उदाहरण हमने मध्य प्रदेश में देखा, जो मोहन यादव। छोटे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का मकसद क्या है?
विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि छोटे नेताओं को मुख्यमंत्री या बड़े पद देने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप रिमोट कंट्रोल के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं। क्या विपक्ष का आरोप ठीक है? जी बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की जितने भी राज्यों में गवर्नमेंट यहाँ पर बनी हुई है, चाहे वो गठबंधन के माध्यम से हो, चाहे वो एक तरफा गवर्नमेंट हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर सूबे में, हर राज्य में अपने हर एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है जिस पर उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। केंद्र से वो सरकार कंट्रोल हो जाती है और ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेना होता है तो उसका निर्णय जो फाइनल होता है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री। क्या प्रवेश वर्मा बीजेपी आलाकमान के फैसले को नहीं मानते? क्या आपको लगता है कि प्रवेश वर्मा को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उनके अंदर ऐसी कौन सी कमी थी जो उनको दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर कमी की बात की जाए तो कमी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को शायद इसलिए बनाया क्योंकि महिला चेहरा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, तो ऐसे में प्रवेश वर्मा को। अच्छा, अगर मैं यहीं पर एक सवाल ये भी लेना चाहूंगा, अगर महिला चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर आपने अनाउंस क्यों नहीं किया? दिल्ली चुनाव से पहले आप अनाउंस कर देते, फिर सारा जो रेस में तमाम नाम शामिल है, चाहे प्रवेश वर्मा हो या तमाम नाम आपने लिए कि मनोज तिवारी हो, कपिल मिश्रा हो, तो फिर सारा बात ही क्लियर हो जाती। अगर आपको आपका मंसूबा क्लियर पहले से है तो फिर आपको सीएम अनाउंस करने में क्या दिक्कत थी? जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए दिल्ली ही नहीं तमाम राज्यों में जो चुनाव होते हैं और हमने हर विधानसभा चुनाव में यही देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ती है सीएम चेहरे को शुरुआत में अनाउंस नहीं करती है और बाद में किसी भी नेता को, किसी भी चेहरे को सीएम बना देती है। लेकिन जब बिहार में चुनाव होते हैं तो वहां पर तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है बीजेपी, वहां पर तो सीएम पहले ही अनाउंस कर देती है बीजेपी। तो आखिर ऐसा क्या है कि जब अकेले आप लड़ रहे हैं तो आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं तो अनाउंस कर रहे हैं? और दिल्ली की भी अगर बात करें, पहले तो दिल्ली में भी सीएम के साथ में ही बीजेपी चुनाव लड़ती रही। ये सिर्फ पहली बार ऐसा मौका था जहां पर सीएम के साथ में चुनाव नहीं लड़ा, यानी सीएम फेज के साथ में चुनाव नहीं लड़ा। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो सीएम फेज के साथ में नहीं लड़ती है? और अगर अनाउंस पहले ही कर दें तो उसमें दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में मैं आपको बता दूं कि 20 साल से नीतीश राज रहा है और नीतीश राज के अंदर लगातार जितनी सरकारें बनी हैं उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के दलितों, गरीबों, वंचितों की राजनीति करते हैं और उनका वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में नीतीश कुमार के साथ रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बिहार के अंदर इतना मजबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर बिहार के अंदर चुनाव लड़े। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से कतरा रही है कि अब नीतीश कुमार के साथ अगर बैर कर ली तो केंद्र की सरकार जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के माध्यम से बनी हुई है, उनकी बैसाखी पर टिकी हुई है, कहीं ना कहीं केंद्र पर उसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ बगावत का मतलब यह है कि बिहार की राजनीति से हाथ धोने के साथ साथ केंद्र की सरकार से भी अपना हाथ धोती हुई भारतीय जनता पार्टी यहां नजर आएगी। शायद यही वजह रही है कि नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं करना चाहती है। आप देखिए लगातार यहां पर सीएम चेहरे को लेकर बिहार के अंदर। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा सवाल और रहेगा, और छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर सीएम चेहरे के, जैसे आपने बताया कि महिला को आगे बढ़ाने की बात बीजेपी करती है, इसलिए रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई है। लेकिन अगर बात करें 2023 की, 2023 में राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे बड़ा महिला चेहरा थी, अनुभवी नेता थी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी, उसके बावजूद फिर महिला वसुंधरा राजे को आखिर क्यों साइडलाइन किया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो यहाँ पर तमाम उपलब्धियाँ हासिल की, उसके लिहाज से यहाँ पर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाना लाजमी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आई। यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर एक लंबी बहस छिड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर भजन लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी वो तवज्जो देती हुई नजर आती है। यहाँ तक की खबरें तो ये भी निकल कर नजर आ रही थी कि जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने के बाद जो अध्यक्ष पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी और तमाम बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर जगह दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस लिहाज से हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान का मुख्यमंत्री ना बनाया हो, कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको तवज्जो देना चाहती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, शायद यही वजह रही होगी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम ना बनाकर राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी जी जी, देखिए मनीष ने आपको पूरा विस्तार से बताया कि राजस्थान के समीकरण क्या है, दिल्ली का समीकरण क्या है, बिहार का समीकरण क्या है। यानी बीजेपी सारा जांच वांच करने के बाद में ही जो है सीएम बनाती है। अगर उसको लगता है कि हाँ, जब बिहार के अंदर हम अकेले लेवल में सक्षम नहीं है तो उन्होंने नीतीश कुमार को नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हो सकता है कि कोई और समीकरण रहे हों, लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि सवाल बीजेपी पर उठ रहे थे कि आप महिलाओं को नेतृत्व नहीं देते हैं, तो
शायद इस लिहाज से यहाँ पर रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई। लेकिन क्या सवाल हमारा कुछ और था, सवाल हमारा यही था कि क्या प्रवेश वर्मा जो हैं अब दिल्ली की सियासत में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि क्या प्रवेश वर्मा बगावत करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और प्रवेश वर्मा के साथ में बीजेपी ने ठीक किया या नहीं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतनी, आपको क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।